हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 7 शुरू कर दिया है। नाम है बादल राग, लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इस कविता में कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उन्हें क्रांतिकारी की उपमा भी दी है कि गर्मी का मौसम, जब खतरनाक गर्मी, भीषण गर्मी आ जाती है और पूरी धरती आग की तरह तपती है, ऐसा लगता है जैसे सूरज भी आग के गोले बरसा रहा है, उस समय हर एक प्राणी के मन में सिर्फ एक ही आस रहती है कि बरसात कब हो, बादल कब गरजें। तो बादलों का आह्वान किया है। दूसरी तरफ बादलों को कवि ने क्रांतिकारी की उपमा भी दी है। किस तरह से कि जिस तरह से शोषित और पीड़ित मजदूर, बेचारे, असहाय, जो एकदम असहाय जो जनता है या पीड़ित जनता है, उस पर पूंजीपति लोग किस तरह से अत्याचार करते हैं, उसको भी यहाँ पर वर्णन किया है। और साथ ही साथ यह भी बताया है कि सुख और दुख जीवन की एक सिक्के के दो पहलू के समान है, कि जीवन में सुख और दुख का आना तय है। ना तो सुख स्थिर है, ना ही दुख स्थिर है, सब कुछ चलता रहता है, प्रकृति का चक्र। तो इसी वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो हर एक परीक्षा में बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आपको देना है जवाब आपके नाम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और मेरी बातों को सुनकर उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ताकि मुझे भी ये फील हो कि आप मेरे समक्ष बैठे हैं, हम एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बादल राग के कवि कौन है? बादल राग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर कमलकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर सूर्यकांत तिवारी निराला जी, या फिर कमलकांत तिवारी निराला जी। तुरंत बताया, वेरी नाइस, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, वेल डन, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? बादलों का आह्वान मतलब उनको पुकारना, बुलाना, आह्वान करना मतलब बुलाना, ठीक है। तो वर्षा के रूप में, क्रांति के रूप में, शांति के रूप में, या मजबूरी के रूप में? तो यहां पर उन्होंने क्रांति के रूप में किया है। क्रांति, क्रांति एकदम नई चेतना जागृत करती है क्रांति, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है क्रांति, दुखी चेहरे पर खुशी बरसाती है क्रांति, ठीक है। तो यहां पर इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति के रूप में देखा है। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? वाहन, दूत, शोषक या पोषक? तो क्रांति का, बादलों को क्रांति का, हाँ, संदेशा देने वाले को क्या कहते हैं? दूत। जिसको मैसेंजर कहते हैं ना अंग्रेजी में, उसको दूत कहते हैं। आपको पता है रामायण का एक प्रसंग, जब अंगद दूत बनकर गए थे और जब हनुमान जी दूत बनकर गए थे श्री राम की ओर से राजा, लंकापति राजा रावण के पास। दूत याद रखना, जैसे जो राजा महाराज या मुगल शासकों में घोड़ा पर जाता था एक दूत, जो एक राज्य से दूसरे राज्य पर संदेशा पहुंचाता सम्राट का। दूत अर्थात मैसेंजर। तो यहां पर क्रांति का क्या कहा है उनको? दूत। ठीक। अगला, मानव जीवन में सुख कैसा है? स्थिर, अस्थिर, मायावी, या ऐसे? मानव जीवन में सुख कैसा है? स्थिर है? नो। ओके, वेरी नाइस। क्या सुख अस्थिर है? यस, वेरी गुड, चलो, वेरी नाइस, कीप इट अप। आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित या कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिएगा, आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि परीक्षाएं जो है ना, लिखित परीक्षाएं हमारा क्या असेस करती हैं, ये हमारा इस चीज का आकलन करती हैं कि हम किसी भी कार्य को कितने ध्यान से कर रहे हैं। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? सुख जो है वो किसके समान चंचल है या किसके समान अस्थिर है? बादल, हवा, बिजली या मन? जो सुख है वो किसके समान चंचल है? वो है मन के समान।
क्योंकि हमारा मन भी जो है ना वो चक्री की समान घूमता रहता है, बस घूमता ही रहता है चक्री के समान, चक्री के समान। अब कहोगे ये तो बॉल बन गई। ओके भैया, अब मेरे को नहीं आती है ड्राइंग। ऐसी होती है चक्री, ऐसी तो होती है ना जो मेले में मिलती है, बच्चे खेलते हैं और हवा में अपने आप जो घूमने लगती है, डंडी में पकड़कर घूमते हैं, बिल्कुल इस तरह से घूमती रहती है, इस तरह से। तो चक्री के समान हमारा मन घूमता रहता है। उसी तरह से सुख जो है वो चंचल भी है और अस्थिर है। ना तो कभी मन स्थिर रहता है, जिसने मन पर काबू कर लिया, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने तो सारी दुनिया को वश में कर लिया। ठीक, इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पर। तो यहां पर जो सुख है वो मन के समान चंचल है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? सुख दुख, कौन सी छाया जो है वो आती जाती रहती है? आवागमन, आना और जाना, आना जाना किस छाया का लगा रहता है? सुख दुख, शांति अशांति, स्थिर अस्थिर, गतिहीन गतिशील, बताओ। सुख दुख, ओके, वेरी गुड, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेल डन। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? जब क्रांति होती है तो उसका सबसे अधिक लाभ या फायदा किसे मिलता है क्रांति का? धनी वर्ग को? नहीं, ओके। छात्र वर्ग को, स्टूडेंट्स को? नहीं मैडम, हमें क्या मिलेगा? चलो ठीक है भाई। मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग को? मिडिल क्लास को भी नहीं, चलो ठीक है, ये भी नहीं। निम्न वर्ग को? यस, छोटे ही हैं सुख पाते। छोटे छोटे पौधे भी हवा या तूफान से गिरते नहीं हैं। उसी तरह से जो निम्न वर्ग है वो भी क्रांतिकारियों से डरता नहीं है, उसको तो और अच्छा लगता है, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद आ जाता है क्रांति के आने से। क्रांति क्या है? समाज में सकारात्मकता का प्रभाव, सकारात्मक बदलाव ही क्रांति है। नेक्स्ट, अंग ना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? अंग ना अंग से लिपटे कौन कांप रहे थे? जब क्रांतिकारियों के गूंजने की आवाज सुनी और उनके नगाड़ों की आवाज सुनी, उनके जोश के साथ उनकी आने की उनको धमक सुनाई दी, तो कौन कांपने लगे थे? अपनी प्रेयसी या प्रेमिकाओं के पास होते हुए भी कौन डरने लगे थे? धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, दुर्बल वर्ग या बेचारा बीमार? धनी वर्ग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। धनी वर्ग था जो कि कांपने लगा था, क्योंकि अब उसे ये लग रहा था कि अब आ गए हैं क्रांतिवीर और अब हमारा नाश या पतन निश्चित है। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष। यहां रुद्ध का अर्थ क्या है? रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष, रुका हुआ, क्रोधित, भरा हुआ या खाली। रुद्ध का मतलब क्या होता है? कहते अवरुद्ध, रुद्ध, रुका हुआ या क्रोधित, हाँ, या भरा हुआ या खाली। ओके, तो यहां पर है रुका हुआ, ठीक है। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? वर्षा में, घायल अवस्था में, रोग शोक में या गर्मी में? शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? वर्षा, घायल, रोग शोक या गर्मी? तो वो कब हंसता है? वो रोग शोक में। वो जब छोटा सा शिशु रहता है ना, तो उसे रोग शोक कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा माहौल चल रहा है, शोक भरा या दुख भरा। वो हंसता रहता है, खेलता रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जो छोटे छोटे पौधे हैं, तूफान का उन पर भी कोई असर नहीं रहता। निम्न वर्ग है उसका क्रांतिकारियों का, अच्छा ही लगता है उसको, तो उसको कोई भय नहीं रहता है। जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर। यहां क्षीण क्या है? क्षीण, क्षीण मतलब एकदम जर्जर सा शरीर, एकदम ऐसे बिल्कुल अस्थि पंजर सा, बेचारा हाड़ मांस ही नहीं रहा है, बस हड्डियों का ढांचा मान लो। तो जीर्ण, जीर्ण मतलब कमजोर सी बाहें या कमजोर सी भुजाएं और निर्बल सा शरीर, ठीक है। तो जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर। यहां क्षीण का अर्थ क्या है? क्षीण, विशाल, घायल या मोटा। क्षीण, क्षीण, यहां पर क्षीण लिखा है। क्षीण का अर्थ होता है एकदम
कमजोर टाइप, ठीक है, कमजोर, इसका अर्थ यही है क्या? यस। चलो आगे चलें। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? कवि निराला जी की हमने कौन कौन से काव्य संग्रह पढ़े हैं? अनामिका भी हमने सुना, परिमल भी देखा, गीतिका भी और अणिमा भी। अब आप ये बताइए कि बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? क्या अनामिका से ली गई है, परिमल से ली गई है, गीतिका से ली गई है, या फिर अणिमा से? बादल राग कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? बादल राग कविता अनामिका से ली गई है, ठीक है, याद रखना। निराला जी की बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट, रुद्ध घोष है क्षुब्ध तोष, या क्षुब्ध का अर्थ क्या है? क्षुब्ध, खिन्न, खिन्न मतलब समझते हैं, अरे आज तो दिमाग बड़ा अजीब सा है, खिन्न खिन्न सा है, मतलब मन का स्थिर ना होना, सुखी ना होना। हृदय, किसान या तप्त, तो यहाँ क्षुब्ध का अर्थ है खिन्न। यस। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? सुख कैसा है? स्थिर है क्या? सुख आ गया तो बस अब तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कैसा है? नहीं है। कैसा है फिर? अस्थिर। स्थिर मतलब स्टेबल, स्थिर मतलब अनस्टेबल, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता, या मायावी, यहाँ है तो कहीं वहां है तो कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है। कैसा है सुख? सुख है अस्थिर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? निम्न वर्ग, धनी वर्ग, कृषक या श्रमिक, मतलब किसकी गोद में कौन कांप रहे हैं? अंक मतलब गोद होता है, एक अंक मतलब नंबर भी होता है, लेकिन दूसरा अंक का ही शब्द अर्थ गोद होता है। कौन गोद में है और वो आतंक से कांप रहे हैं? निम्न वर्ग? नहीं। धनी वर्ग? आई डोंट नो। कृषक वर्ग? भला उसको कहाँ, वो तो नहीं कांप रहा है। श्रमिक? उनको भी कांपने की जरूरत नहीं है। तो बचा कौन? धनी। तो आतंक अंक पर धनी वर्ग ही कांप रहा है, क्योंकि अब उनको क्रांतिकारियों की गूंज सुनाई दे रही है और अब उनके हृदय में कौप सी आ गई है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने तो इनका शोषण किया है, इन पर अत्याचार किए हैं। नेक्स्ट, जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? जमीन पर, वायु पर, कीचड़ पर या नभ पर? जब भी पानी बरसता है तो किसी मार्ग, जैसे कच्चे मार्ग हो, रोड नहीं हो, तो वहां क्या कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने से क्या होता है? यदि बारिश रुके ही नहीं तो कहते हैं ना कि बरसात में, मूसलाधार बरसात में तो संपूर्ण पृथ्वी को डुबाने की शक्ति होती है। तो यहां पर कीचड़। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? अट्टालिका, अजायब घर। अजायब घर का मतलब, अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम, ठीक है, चिकित्सालय, हॉस्पिटल, आतंक भवन या फिर योग भवन। या उन्होंने म्यूजियम कहा है, क्या हॉस्पिटल कहा है, क्या डरने वाले भवन कहा है, या जहां योग ध्यान किया जाए, वैसे मेडिटेशन जहां किया जाए, वो क्या है? तो निराला ने अट्टालिका क्या होती है? बड़े बड़े भवन, ऊंची ऊंची महल और अट्टालिकाएं जहां पर पूंजीपति लोग रहते हैं, तो उनको कवि ने क्या कहा है? अजायब घर, म्यूजियम? नो। ओके। हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं। तो क्या कहा है? आतंक भवन? यस। वो तो जो शोषित वर्ग है उसके लिए तो वो आतंक का भवन ही है, और उनके लिए भी आतंक का भवन, क्योंकि रह तो रहे हैं वो बड़े बड़े घरों में, लेकिन डर तो रहे हैं। जितने बड़े घर उतना बड़ा डर, ठीक। आतंक भवन। बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात कही है? धन, आकांक्षाओं, नवजीवन या गर्जन? बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात की गई है? आकांक्षाओं से,
उम्मीद से, कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन थामे रखिए, आशा का दीपक जलाए रखिएगा। चाहे सुख हो या दुख हो, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। यदि दुख है तो सुख भी आएगा, यदि सुख है तो सुख में ये भी मत भूल जाना कि दुख भी आएगा। इसलिए हर एक क्षण, हर एक पल, हर समय का प्रभु की याद से या उनकी स्मरण से उसको अच्छे से व्यतीत कीजिए। हर एक पल को हमें भोगना ही है। बादल राग किस प्रकार की कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या स्वच्छंदतावादी? तो बादल राग कविता है प्रगतिवादी। हाँ, अब आप कहेंगे प्रगतिवादी, छायावादी नहीं है। ये प्रगतिवाद के कवि थे, छायावाद के भी कवि थे, ठीक है। तो यहां पर प्रगति, क्योंकि प्रगति की ओर भी है। चलो चलो, समझ में आया। तो यहां पर हुआ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुने हैं, और सुने हैं तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, ताकि आप हर एक विषय की नॉलेज को, हर एक विषय की जानकारी आप प्राप्त कर सको। और आपको पता ही है कि एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमेशा किए जाते रहेंगे। बने रहिएगा साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।